एक सेकंड, हाँ भाई, ओके। तो देखिए सबसे पहले सर चैप्टर, मैंने कहा 1 मिनट, ओके। तो चैप्टर 15 जो है वेव्स, वहाँ पे हमने, या तो आपने पहले देखा हुआ है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल, 2 टाइप के बेसिक वेव्स होते हैं। तो ये नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल। ओके, इसके बारे में कोई कुछ ज़्यादा बता पाएगा क्या होता है ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव? ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। सर ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर होती है और लॉन्जिट्यूडनल में स्ट्रेट ही जाती है। हाँ, तो उसको आप ऐसे समझने का ट्राई करिए कि वेन एवर वी जस्ट थिंक अबाउट वेव प्रोपेगेशन, ओके, जिस चीज़ की वीडियो बंद है वीडियो ऑन कर दे, 1 सेकंड, चल रहा था ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव को लेकर। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आपने कौन कौन से टाइप के वेव्स पढ़े हुए हैं। जहाँ कहीं पे भी वेव वर्ड आता है आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है बताएंगे, तो आपका चैप्टर काफी इजी और आसान हो सकता है। फटाफट, क्या कभी किसी ने कोई भी टाइप का वेव पढ़ा है कहीं पे भी? सर एक मैकेनिकल वेव्स होते थे। ओके, और साउंड आप? वेव्स, साउंड वेव, यस, और लाइट वेव, यस, बस इतने ही? सर ऐसा कुछ था मैकेनिकल वेव। क्या यार सर बात करते कोई हो? वेव्स को मीडियम चाहिए, कोई वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए। हाँ, तो जैसे हम कोई भी जगह पे जाते हैं, जनरली कोई सी शोर वगैरह पे जाते हैं, तो वहां पे भी तो वेव्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ वाटर वेव्स। ओके, तो साउंड वेव, लाइट वेव, वाटर वेव्स, कोई स्ट्रिंग हो तो उसके अंदर भी तो वेव्स हो सकते हैं। ओके, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स। मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ सुन पा रहे हो, तो अभी तो ये ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है हमारे बीच में, पर अगर क्लास में होता, आपके और मेरे बीच में अगर वैक्यूम क्रिएट हो जाता, तो क्या आप मेरी बात सुन पाते? नो सर। नहीं सर। नहीं, मतलब क्या, तो कि सिंपल सी बात है कि अगर हम साउंड वेव को प्रोपेगेट करवाना चाहते हैं, सो डेफिनेटली वी नीड अ मीडियम। जिन जिन लोगों की वीडियो बंद है, या तो वीडियो ऑन करिए या तो लेक्चर बाद में अटेंड करिए, वो लीव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात समझनी है कि जब भी हम कोई मीडियम की बात करें, मीडियम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का ऑसिलेशन 2 तरीके से हो सकता है, जिसके हिसाब से ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल 2 टाइप के वेव फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कहा, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल 2 अलग अलग चीजें अपने दिमाग में पहले तो सेट करनी पड़ेगी। वहां पे सिंपल सी बात अगर आप सोचो, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स का टी जो है ना, वो हमारी हेल्प करेगा। वैसे ट्रांसवर्स के टी से आपको यही बात याद रखने की कि अगर कोई पार्टिकल और उसका प्रोपेगेशन हो, तो उसको एक दूसरे से परपेंडिकुलर समझिए। मतलब क्या, तो कि पार्टिकल का ऑसिलेशन और वेव का प्रोपेगेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे अभी यहाँ पे कहा कि परपेंडिकुलर होगा, पर क्या परपेंडिकुलर होगा? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेव प्रोपेगेशन मतलब वेव का आगे बढ़ना, और पार्टिकल का ऑसिलेशन, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। इसका एग्जाम्पल याद रखने में भी टी काम करेगा, जहां पे आप ऐसा कह सकते हैं, LIGHT, यानी यहाँ पे लाइट जो है वहां पे ट्रांसवर्स वेव्स रहेगा, और वहां पे वेव्स का ऑसिलेशन और उसका प्रोपेगेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगा। नाउ व्हाट अबाउट द लॉन्जिट्यूडनल वेव? तो लॉन्जिट्यूडनल में आता है साउंड। ओके, तो साउंड वेव है, उसमें कैसा होता है, तो कि उसमें थोड़ा अलग तरीके से होता है। वहां पे ऐसा समझा जाता है कि वहां पार्टिकल और उसका प्रोपेगेशन एक दूसरे से पैरेलल चलता है। तो 2 चीजें हैं, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। परपेंडिकुलर में कौन आएगा, तो कि टी याद रखो, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स का टी यहाँ पे लाइट में भी काम करेगा, मतलब लाइट वेव का जो प्रोपेगेशन है वो ट्रांसवर्स वेव्स है। साउंड वेव का प्रोपेगेशन है वो लॉन्जिट्यूडनल है। लॉन्जिट्यूडनल होना मतलब क्या,
ओके, वहां पे उस बात को ध्यान से सुनिए और समझने का ट्राई करिए कि अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि ये पार्टिकल है और यहाँ पे कोई साउंड वेव प्रोपेगेट किया जाता है। प्रोपेगेट करना मतलब आगे बढ़ना, यू कैन से दैट। ओके, तो अगर मान लो जैसे ही यहाँ से कोई साउंड वेव आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे जो पार्टिकल है उसमें कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। दैट पार्टिकल एट वन मोमेंट कम अ क्लोजर एट अ सम सर्टेन मोमेंट दैट्स गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा अभी आगे एक फिगर में दिखाऊंगा, वहां से पता चलेगा कि पार्टिकल ऐसे ऐसे करते 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 आगे बढ़ेंगे, मतलब वेव ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। जैसे लाइट वेव में कैसा होता था, अप डाउन इस टाइप का होता है। और साउंड वेव है उसमें कंडेंसेशन रेरिफिकेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या, तो कि पार्टिकल कम क्लोजर गोइंग अवे, क्लोजर एंड गोइंग अवे। अब ये बात को सिर्फ सुनना है ताकि आगे उसका प्रॉपर डिटेलिंग आएगा। बट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट विद द टू टाइप ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, depending on the relation between the direction of oscillation of individual particle and direction of wave propagation, oscillate होना और propagate होना उसके हिसाब से रहेगा। यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन रहेगा परपेंडिकुलर का और एग्जाम्पल रहेगा लाइट वेव का। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए तो कि लॉन्जिट्यूडनल है, तो लॉन्जिट्यूडनल में दैट विल बी पैरेलल। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो एक स्ट्रिंग ले लिया एंड इफ यू गिव ऑसिलेशंस, तो स्ट्रिंग में आपको ऐसा वेव देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं साइनोसॉइडल वेव। यस, एनीवन कैन एक्सप्लेन ऑन दिस साइनोसॉइडल वेव, ऐसा कैसे बनेगा ये, हाउ दिस सर फॉर्म एज इसमें अ साइन? ट्रिग्नोमेट्री का कुछ है, हाँ, वो तो आपको बताना पड़ेगा। वो साइन साइन का ग्राफ जैसा है ना, इसलिए शायद साइन हो। ओके, तो साइन का ग्राफ ऐसा कैसे बनेगा? सर ऐसा ही बनेगा। क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। यस 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 यस। तो अगर आप फुल्का सा उसको याद करें तो हमने ऐसा उसको समझा हुआ था कि साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, फिर से वो 0 पे आता है, देन आफ्टर इट्स -1 एंड अगेन इट्स अ 0। तो अगेन चैप्टर 14 में आपका जितना क्लैरिटी उतना आपका इसमें भी क्लैरिटी। तो वहाँ पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि साइन का ग्राफ और यहाँ पे जो ग्राफ मिल रहा है वो दोनों के दोनों ग्राफ कैसे बनेंगे, सेम टू सेम ग्राफ बनेंगे, इसलिए इसको साइनोसॉइडल वेव कहा जा सकता है। सी टी का मतलब होता है क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात, वेव्स ऑसिलेशन, पार्टिकल्स का ऑसिलेशंस एंड वेव प्रोपेगेशन, इफ इट्स ए परपेंडिकुलर then it is a transverse waves. If it's in a parallel direction then it is a longitudinal wave. Transverse waves का एग्जांपल कौन सा याद रखेंगे? लाइट लाइट वेव। लॉन्जिट्यूडनल का कौन सा एग्जांपल याद रखेंगे? साउंड वेव। ओके, तो ये बात अगर दिमाग में रखेंगे तो आपका काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। सी दिस वन, तो यहाँ पे ऐसा समझाने का ट्राई किया। सी आर का यहाँ पे मतलब समझना है, सी फॉर कंडेंसेशन मतलब पास पास आना, आर फॉर रेरिफेक्शन यानी दूर दूर जाना। ये एक इमेजिनरी फिगर जैसा बनाया हुआ है ताकि जैसे आपके और मेरे बीच में या तो कहीं पे भी आप बात करते हो तो क्या वहाँ पे आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे पार्टिकल नजदीक आए, पार्टिकल दूर गए? मान लो कि आपके घर में कोई, अभी आपके सामने कोई खड़ा है एंड इफ यू से समथिंग, तो क्या आपको पार्टिकल दिखते हैं? नो नहीं सर। दिखते। क्या कभी आपने ऐसा कोई सिचुएशन फेस किया हुआ है जहाँ पे आप आपके सामने वाले बंदे के साथ बात कर रहे हो पर तेज हवा चल रही है तो वो आपको नहीं सुन पा रहा है? या तो कभी Yes. आप अपने बिल्डिंग से, फॉर एग्जांपल आप 4th फ्लोर पे रहते हो और नीचे पापा है, मम्मी है, भाई बहन है, आप उसने बुला रहे हैं आप उसको, या तो नीचे चौकीदार, आप उसको चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप पूरे जोर से उसको चिल्ला रहे हैं फिर भी वो नहीं सुन पा रहा है। इट हैपेंड? कभी ऐसा Yes, एक्सपीरियंस sir. किया? Yes, sir. डू यू नो व्हाई दिस थिंग इज हैपेंड? ऐसा क्यों होता होगा? क्या डिस्टेंस रीजन है?
डिस्टेंस, ओके दैट्स बेटर, और air पर resistance, एयर रेजिस्टेंस दैट इज अ बेटर वन। ओके, अब मान लो उतनी ही आवाज के साथ अगर रात को 4 बजे, 3 बजे या 2 बजे उसको चिल्ला कर बुलाते तो वो सुनता कि नहीं सुनता? हाँ Yes, सर, sir. सुन पाता। तो अब तो डिस्टेंस मैटर नहीं किया ना, अब तो सुन पा रहा है। तो क्या हुआ ऐसा जिस डिस्टर्बेंस वजह, नहीं होगा सर। एग्जैक्टली। अगर आपने कभी ये महसूस किया हो, कभी आप टू व्हीलर पे जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अभी आप इतने भी बड़े नहीं हो, पर अगर मान लो कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि आप खुद ड्राइव करके जा रहे हो और पीछे कोई बैठा हुआ है, ओके, तो हो सकता है कि आगे या पीछे उसमें से कोई एक चीज में ऐसा होता है कि यार हम क्लियरली नहीं सुन पा रहे कि क्या बंदा बंदा बोल रहा है। कब ऐसा होता है पता है? जब आप बोल रहे हैं ना, तो आपके पीछे वाला आपको सुन नहीं पा रहा है, ऐसा हो सकता है। पता है क्यों? तो कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जनरल सिचुएशन, हम ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, हमें ध्यान कहाँ पे रखना है, बातों में या आगे ड्राइव करने में? ड्राइव करने। सर आगे आइडियली, ओके, आइडियल केस में, ओके। अब मान लो आप आगे देख रहे हो, जब आप बोलोगे तो आपका साउंड का प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? आगे हो रहा है। पर आप तो ड्राइव कर रहे हो, तो जो एयर होगा वो एयर क्या करेगा, आपके जो साउंड पार्टिकल्स है, तो जो साउंड वेव है उसको स्कैटर्ड कर देगा। तो आपके जो पीछे बैठा है, जिसको सही सही सुनाई देना चाहिए, वो हर वक्त आपको टोकता रहेगा, है क्या कहा, है क्या कहा, और उसको सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, तो हम उसके ऊपर सामने से चिल्लाएंगे, अरे भाई इतना जोर से क्यों बोल रहे, क्यों? क्योंकि वो कहाँ बैठा है, जस्ट आपके पीछे। पीछे। जैसे ही वो बोल रहा है तो आपके कान तो नजदीक है ना, तो आपको इजीली सुनाई दे रहा है। उसके बाद हमें पता भी नहीं होता है और हम ड्राइव करते करते ऐसे बात करते हैं, अगर कभी आपने नोटिस किया हो तो। ओके, ड्राइव करते करते हम ऐसा सिर करके क्यों बात करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा बोलने से कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, पर ऐसा करने से हो सकता है उसको सही सही सुनाई दे रहा हो। सो दिस थिंग इज जस्ट अबाउट वेव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो सब कुछ ऐसा ही है जो आप कहीं ना कहीं पे डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। ओके, तो जहाँ पे आपके और मेरे बीच में पार्टिकल्स है, अगर मैं एकदम धीरे 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 बोल रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, और अगर मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा हाँ 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 सुन, मतलब क्या? क्योंकि अगर एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो आपके और मेरे बीच में जो पार्टिकल है वो आराम से धीरे धीरे जा रहा है, पर अगर मान लो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ तो पार्टिकल गेट कंफ्यूज, ओके, उसका कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। तो जहाँ पे पार्टिकल्स नजदीक आते हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ही वेव पहुंच पाएगा। जस्ट समथिंग लाइक दैट, आप जहाँ बैठे हो उसके आपके रूम में कोई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे में मान लो, अगर मान लो बाजू के रूम में मम्मी बैठी है, तो आपको बहुत जोर से चिल्ला कर बुलाना पड़ेगा कि थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम? थोड़ा सा। थोड़ा ज्यादा, ताकि बाजू के रूम में है। मान लो कि कोई आपका विंडो है, उसी के नीचे एक और विंडो आता है और वहां पे आपका कोई फ्रेंड रहता है, ओके, अब आप उसको बुलाना चाहते हो और वो भी सिर्फ आवाज देकर, तो थोड़ा और ज्यादा चिल्लाना पड़ेगा। Yes. क्यों? यस। क्योंकि वो पता नहीं है कि वो विंडो के पास बैठा है कि नहीं बैठा है, आप चाहते हो कि आपकी आवाज उस तक उस तक पहुंचे। जाए। पर मान लो कि आप थर्ड फ्लोर पे हो और कोई फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आपको कैसे चिल्लाना पड़ेगा? बहुत ही ज्यादा। हाँ सर। देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी कि वो आपको सुन पाए। Yes, sir. यस सर। तो व्हाट इट शोज दैट कि जहां से आप साउंड प्रोपेगेट करते हो, वहां से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, साउंड का इफेक्ट दैट वी कॉल एज इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी धीरे 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 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अंडरस्टैंड? एंड दैट्स व्हाई अगर कहीं पे कोई भाषण दे रहा है तो किसका यूज करते हैं? Mic. माइक। माइक का यूज करते हैं, ओके, ताकि सामने वाला दूर तक उसको सुन पाए। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया हाउ एनी साउंड वेव प्रोपेगेट्स। इस चैप्टर के अंदर हम ज्यादातर किस्सों में साउंड वेव के बारे में देखेंगे। अगर मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरीके से साउंड प्रोपेगेट करते हैं। तो चलो कोई एग्जांपल लेकर बताएगा कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
किस वजह से साउंड प्रोड्यूस कर पाता है? गिटार स्ट्रिंग्स हाँ, की वजह से। वेरी गुड, गिटार स्ट्रिंग की वजह से। फ्लूट एयर के वजह से। सॉरी फ्लूट एयर के वजह से। फ्लूट एयर की वजह से, दैट्स ग्रेट। और हार्प भी स्ट्रिंग की वजह से। कौन सा वाला? हार्प हार्प? सर वो ऐसा होता है ना, वो इतना बड़ा सा होता है ना, ऐसे करके बजाते हैं। अच्छा, उसको, हाँ, उसका एक और भी नाम है। हाँ, वो वॉल नहीं, उसका एक अच्छा नाम है, पर आइडिया आ गया। और ड्रम अपने डायग्राफ की वजह से। ओके, ड्रम, तबला, कॉन्गो, अगर आपने देखा हो तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर एक डायाफ्राम, या तो आप ऐसा कह सकते हो एक लेयर है, ओके, जिस वजह से इफ यू जस्ट हिट ऑन दैट लेयर तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। गिटार में कभी आपने, गिटार हो, वायलिन हो, सितार हो, अगर आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स देखे हो तो अगर मान लो आपने गिटार देखा है तो बस ऐसे लेकर ही बजाना पड़ता है, या जिसको म्यूजिक पता है वो कुछ, वो ऊपर भी कुछ सेट करते हैं, पता है किसको हाँ क्या सर। करते हैं वो? बस ऐसा कॉर्ड सीन। सेट करते हैं ऊपर। हाँ, उसको कहते हैं ट्यूनिंग करना। ओके, कॉर्ड तो जिसको बजाते हैं उसको हम कहते हैं, पर उसको ट्यून करना। ट्यून करना मतलब क्या है? तो क्या उसका मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक वायर है, जो स्ट्रिंग है, वो एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए। तो जनरली आई होप सब लोगों ने गिटार तो देखा ही होगा। ओके, गिटार में टोटल 6 स्ट्रिंग्स होती है। ओके, किसी ने फिजिकली देखा है तो कोई बताएगा वो 6 स्ट्रिंग सेम होती है या अलग अलग होती है? अलग 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 होती है। तो उसमें क्या अलग 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 होता होती है। है? थीन उसमें क्या होती अलग है, होता है? थिक होती है। ओके, थीन है, ठीक है, या तो उसकी थिकनेस जो है वो थिकनेस धीरे धीरे वेरी बढ़ करती रही, है। हाँ, वेरी कर रहा है। अब थोड़ा सा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, कौन से वायर को, मैं सबको एक जैसा ही वाइब्रेशन दे रहा हूँ, वाइब्रेट कर रहा हूँ, कौन सा वायर लॉन्ग टाइम तक वाइब्रेट करेगा? इन वायर। टिन वाला। टिन वाला। बहुत सिंपल सी बात है, थिन वाला वायर जो है वो ज्यादा टाइम तक वाइब्रेट करेगा। दूसरा, जब वो वहां से हम कीज की बात करते हैं तो कीज का पर्पस क्या है? तो कि उसमें परफेक्ट टेंशन क्रिएट करना। ओके, अगर मान लो ज्यादा टेंशन हम क्रिएट करते जाएंगे तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा? वाइब्रेशंस देगा, और उस वाइब्रेशंस के हिसाब से वहां पे प्रॉपर साउंड वो प्रोड्यूस करेगा। अब मान लो कि आप गिटार पे कोई सॉन्ग बजा रहे हो और उसी को कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब उसी के साथ साथ कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाना है, तो उसके साथ अगर आप वायलिन बजाएंगे तो थोड़ा सेम साउंड करेगा, तो क्या? हाँ, पर क्या ऐसा हो सकता है जैसा गिटार में बज रहा है वैसा ही तबले पे भी बजेगा? नहीं सर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पर जो ट्यून आप गिटार में बजा रहे हो ऐसा ही थोड़ा बहुत वायलिन में बजेगा कि नहीं बजेगा? यस सर। हाँ, उसका ऑफ कोर्स दोनों का साउंड क्वालिटी डिफरेंट है, पर थोड़ा बहुत हमें लगेगा कि सेम सेम, मतलब सेम टू सेम बज रहा है। ओके, बट तबला जो है, हाँ, उसको हम ऐसा कहेंगे कि वो उसको हेल्प करेगा अच्छा गाना सुनने में, या तो मज़ा आएगा, हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। पर तबले पे जो बजता है और जो गिटार पे बजता है, उन दोनों का जो जॉनर है वो कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा कि सेम रहेगा? डिफरेंट। डिफरेंट रहेगा। अब मान लो एक साथ 3 4 या 5 गिटारिस्ट एक ही गाना बजाते हैं, वो आपको सुनने में कब मजा आएगा? जब एक वो साथ, एक साथ ट्यून में बजाएंगे। एग्जैक्टली। मान लो कोई आप म्यूजिकल कॉन्सर्ट सुन रहे हो, या तो कोई टीवी पे कोई शो देख रहे हो, एक साथ 10 वायलिन वाले बजा रहे हैं, मजा कब आएगा? हर कोई अपने अपने से धा 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 करेगा तो मजा आएगा? नहीं सर। नहीं मजा आएगा। मजा कब आएगा? अब लोग एक ही ट्यून सब पे। लोग एक ही ट्यून। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे है, और मान लो एक साथ 10 गिटार वाले या 20 गिटार वाला, सॉरी, वायलिन वाले जो है वो नेशनल एंथम बजाएंगे तो उसका इफेक्ट मजेदार आएगा, सुनने में ज्यादा मजा आएगा। पर अगर मान लो बीच में कोई एक वायलिन वाला थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो अपने को सुनने में मजा नहीं नहीं आएगा। आएगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो चीज है उसको हम ऐसा समझते हैं कि अगर मान लो जिस हमने कहा ना ट्यूनिंग,
अगर मान लो कोई एक का भी ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं होगा तो सुनने वाले को फटाक से पता चलेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। है। हाँ, जिसको म्यूजिक का नहीं पता है उसको इतना पता चलेगा कि कुछ अलग बज रहा है, पर जिसको थोड़ा ज्यादा नॉलेज है वो परफेक्ट पकड़ पाएगा कि कोई एक गिटार या वायलिन है उसमें कोई ट्यूनिंग में डिफरेंस है। तो ये चीजें हम यहाँ पे थोड़ा बहुत, मतलब हमें वायलिन को ट्यूनिंग नहीं करना है, पर ऐसी कुछ फिनोमिना बनेगी जिसको हम यहाँ पे समझेंगे। वैसे आप लोगों ने वर्ड सुना होगा दैट वी कॉल्ड एज ए BEAT, बीट। बीट सुना हुआ है? Yes, sir. यस यस सर। ये क्या होता है बीट? कहाँ सुना हुआ है? सर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, जब दो सेट में बजे। ओके, तो उसको हम प्रैक्टिकल वे में कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन द टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दैट वी कॉल्ड एज अ बीट? या तो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे सुना हो कि दिस इज कॉल्ड अ बीट, या कोई एग्जांपल, कोई सेंटेंस का एग्जांपल कि हाँ ऐसा सेंटेंस मैंने बोला था तो वहां पे मैंने वर्ड यूज किया सर था बीट। बीट में कई बार मीन्स ऐसे चुटके बजाते और ट्राई करते उस बीट से डांस हाँ करने हाँ, का। एग्जैक्टली, तो हम ऐसा कहते हैं ना इस बीट पे आपको ये स्टेप लेना है। ओके, दैट वी जस्ट थिंक अबाउट, अगर आप बेसिकली अहमदाबाद गुजरात से हो, इफ यू आर गुजराती पीपल, देन हमारा नेशनल सेलिब्रेशन या तो हमारा नेशनल फेस्टिवल हम तो मान लेते हैं नवरात्रि है। ओके, तो अगर मान लो गरबा खेलना आता है, तो अगर मान लो हम कहीं पे भी उस ग्रुप के अंदर जाते हो तो क्या हमें दिक्कत आती है वो बीट में स्टार्ट करने तो? कि नहीं, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कब ताली बजानी है और कब फुट स्टेप को आगे या तो पीछे ले जाना है। अगर मान लो कोई नया नया बंदा है जिसको गरबा खेलना नहीं आता है और वही हमारे आगे या पीछे हो, तो अपने को मजा नहीं आएगा। पता है क्यों? टकराता यस रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, जब हम ताली बजाएंगे तब वो फुट स्टेप करेगा, हम फुट स्टेप लेकर पीछे जाएंगे तो वो हमारे आगे आएगा, जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पीछे आएगा। मतलब क्या, तो क्या एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है वो हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि दो अलग 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 फ्रीक्वेंसी पर जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, अगर वो दोनों जब साथ मिलते हैं और उसमें कोई डिफरेंस हम देखते हैं उसको हम कहते हैं बीट। ऐसा कुछ हम यहाँ पे समझेंगे। दूसरा, अगर मान लो आप यहाँ कहीं पे बैठे हो और कहीं पे 108 का सायरन आपको सुनाई दिया जाए और धीरे 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 उसका साउंड धीरे 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 बढ़ रहा हो, तो आप उसको क्या समझेंगे? पास आ रही है आ ज्यादा। रही है। पास आ रही है। अगर मान लो साउंड बढ़ते 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 बहुत बड़ा और ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो गया, तो क्या मतलब समझेंगे? दूर गई। आगे दूर जा गए, पास होके जाए। अगर मान लो धीरे धीरे आपके पास आ रहा था, आवाज बढ़ रही थी और फॉर ए फ्यू सेकंड्स वही सेम कांस्टेंट आवाज, मतलब ज्यादा वाली आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो उसका मतलब क्या? स्टॉप हो गई। टॉप हो गई है स्टॉप। नजदीक में। एग्जैक्टली, मतलब क्या, तो क्या फॉर एग्जांपल आप कहीं पे पढ़ रहे हो और आवाज आते 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 मैक्सिमम हुई और कंटिन्यूअसली ज्यादा वाली आवाज अब स्टीडी आवाज कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हम फटाफट खड़े होकर बालकनी में देखते हैं कि यार यहाँ कहीं पे कुछ हुआ क्या। ओके, तो ये जो फिनोमिना है उसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ओके, तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। प्लस यहाँ पे जिन लोगों को थोड़ा बहुत म्यूजिक के बारे में पता हो तो वो यहाँ पे कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे उसको समझ पाएंगे। जैसे कि अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आप में से कितने लोगों ने फ्लूट एज ए इंस्ट्रूमेंट देखा हुआ है? फ्लूट, ओके ओके, चलो दो चार लोगों ने देखा हो, कोई बात नहीं, मैं गूगल से दिखा दूंगा आप लोगों को। अदरवाइज आप भी गूगल में देख सकते हैं कि फ्लूट कैसा होता है। चलो, आप में से कितने लोगों ने शहनाई देखी हुई है? ओके ओके, चलो कुछ कुछ लोगों ने देखा है। हैव यू एनी आइडिया अबाउट द इंस्ट्रूमेंट दैट वी कॉल एज अ ट्रम्पेट? सुना है ट्रम्पेट? यस सर, मार्च पास में। मार्च पास में होता है, ट्रम्पेट होता है। वैसे ट्रम्पेट या तो जो मार्च पास में सबसे आगे होता है जो सिंगल होता है उसको कहते हैं ब्यूगल। ओके, उसका एक स्पेसिफिक साउंड होता है, मतलब वो हाई पिच साउंड होता है, उसको कहते हैं ब्यूगल। ट्रम्पेट, अगर आप मूवीज देखते हो, रणबीर कपूर की कुछ मूवीज आई थी, उसमें एक मूवी था बचना ए हसीनो। ओके, वैसे आप सर्च भी कर सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं सर्च करना हो तो सीधा ट्रम्पेट सर्च कर देने का। हाँ,
वरना सब लोग सर्च करेंगे रणबीर कपूर मूवीज, बचना है हसीनों विथ अ ट्रम्पेट, इट्स ओके, सीधा ट्रम्पेट सर्च कर दो चलेगा। तो वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ ताकि यहाँ पे वो बताएंगे कुछ अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जिसमें एक होगा जिसको कहेंगे ओपन पाइप इंस्ट्रूमेंट और एक को कहेंगे क्लोज्ड पाइप इंस्ट्रूमेंट्स। अब दोनों के बजने के तरीके थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं और उसी के हिसाब से यहाँ पे वो प्रॉपर अलग अलग तरीके से साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर के अंदर हम ज्यादातर किस्सों में वेव्स के दो मेन पार्ट है, एक है साउंड वेव और एक है लाइट वेव। तो हम यहाँ पे ज्यादातर किस्सों में साउंड वेव के ऊपर फोकस करने वाले हैं और 12th स्टैंडर्ड के अंदर हम लाइट वेव के बारे में फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर हमें साउंड के आजू बाजू ही कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन के बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं through what type of media can a transverse waves and longitudinal waves be transmitted and give a reason। कि कोई स्पेसिफिक वेव को प्रोपेगेट होने के लिए किस किस टाइप के मीडियम की जरूरत होती है। जैसे कि ट्रांसवर्स वेव्स हो तो कोई मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, लॉन्जिट्यूडनल हो तो कोई मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि लॉन्जिट्यूडनल साउंड वेव है तो स्ट्रिंग में भी साउंड होता है, मेम्ब्रेन मतलब तबला ढोलक ऐसा कुछ है तो वहां पे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, वैसे एक और चीज मैं बता दूं, ट्रांसवर्स वेव का जो एग्जाम्पल था वहां पे हमने लाइट वेव लिया था, पर अगर कोई स्ट्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस होता है तो उसको भी ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गिटार के अंदर स्ट्रिंग है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आपने उसको स्ट्राइक किया तो वाइब्रेट करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस यस साउंड सुनते हो वो लॉन्जिट्यूडनल है पर वो वाइब्रेट करेगा और उसमें जो वेव प्रोड्यूस होगा वो कौन सा वेव? तो क्या वो ट्रांसवर्स। Transverse. ट्रांसवर्स समझे मेरी बात को? Sir. मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक गिटार है, अगर आपने इलेक्ट्रिक गिटार देखा होगा ना तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक गिटार में स्ट्रिंग होती है पर वो साउंड तभी प्रोड्यूस करेगा जब आप इसको प्लग इन करेंगे। बिना प्लग इन के आप कुछ भी बजाओ ना तो उसमें साउंड नहीं आता है। इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक गिटार। जनरली जाज म्यूजिक हो या तो कोई ऐसा रॉक ऑन अगर आपने देखा हो, ओके काफी पुराना मूवी है पर अगर आपने देखा हो तो वहां पे जो होता है वो इलेक्ट्रिक गिटार होता है। वहां पे कैसा समझा जाता है, तो इलेक्ट्रिक गिटार में स्ट्रिंग है पर अगर प्लग इन नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया तो साउंड देता नहीं है, पर वायर जो है वो वाइब्रेशन देता है। तो सिंपल स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशन इट इज अ एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव्स। बट इफ दैट स्ट्रिंग produce some sound and if we hear that sound it is called longitudinal wave. I hope you understand my basic point. Yes, sir. अगर मान लो आपसे कोई 100 फीट डिस्टेंस पे गिटार बजा रहा है तो आप उसको बिना माइक्रोफोन के क्या सुन पाओगे? नो सर No, sir. नो, ओके। पर वो 100 फीट से बजाए कहीं से भी बजाए उसका स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन यानी ट्रांसवर्स वेव्स हुआ, पर वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या हुआ? लॉन्जिट्यूडनल हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड माय बेसिक कॉन्सेप्ट। Yes, sir. यस सर दैट्स ग्रेट। तो अब यहाँ पे बताया ट्रांसफर वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ ए क्रेस्ट एंड ट्रफ, जो हम बता चुके हैं। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, कंप्रेशंस भी कहते हैं कोई कोई जगह पे। कोई रेफरेंस बुक उसको कंडेंसेशन रेरिफैक्शंस भी कहते हैं, कोई कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस भी कह सकते हैं, दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, solids and strings can sustain a shearing stress, so transverse waves can be formed in the solid and strings, not in a fluid. मतलब क्या? shearing stress नाम सुना होगा? Yes, sir. क्या होता है shearing stress? शेप शेप को लेकर Change जो in shape. अपन एरिया कहते थे ना, shearing stress का एग्जांपल याद है किसी को? क्या दिया था मैंने? सर बुक को उसको बुक ऐसे का दिया था compress सर, करें। ऊपर से सर। हाँ ओके, वो चनाचूर गरम वाले का एग्जांपल दिया था, याद हो तो।
ओके, जब चना चुरगदम वाला आपको देता है ना, तो क्या करता है, एक पेज लेकर उसके कोने को ओके फोल्ड करता है, ओके, और कोन शेप बन जाता है। तो वहाँ पे आप फोर्स दे रहे हो, और वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, जिस वजह से उसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे शीयरिंग स्ट्रेस स्ट्रिंग्स उसमें ट्रांसवर्स वेव्स है, पर फ्लूइड के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स नहीं होते हैं। ड्यू टू द सरफेस टेंशन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड्स टू मेंटेन इट्स लेवल। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हो गया चैप्टर 10 का, शीयरिंग स्ट्रेस हो गया चैप्टर 9 का। ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी फॉर्म्ड ओवर ए लिक्विड सरफेस। अब इन दोनों चीजों को समझिएगा। फ्लूइड के अंदर मतलब उसके अंदर ट्रांसफर फेज नहीं हो सकते हैं, पर क्या कभी आपने कोई रिवर हो, ओशन हो, वहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया हो कि कोई प्लास्टिक का बॉटल है, तो क्या कभी ऐसा ऑब्जर्व किया प्लास्टिक का बॉटल ऐसा अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है? सो इट शोज एज ए Yes. क्रेस्ट ऑफ Yes, दिखाता sir. है। ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ पे वो आइडिया ले सकते हैं। Here it is just about a longitudinal wave travels in the form of a compression and rarefaction. आना और जाना. They involve the changes in the volume and the density. So all media, solid हो, liquid हो, चाहे गैस हो, उसके अंदर हमें longitudinal wave देखने को मिल सकता है। अब चलो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन आंसर दे सकता है। Yes, who will tell me about amplitude? I think it's not a new word. Am I right? काव्या, आप बताएंगे एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? Sir, I don't know. वेरी गुड। हार्दी, आप बताएंगे एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? सर कुछ साउंड के रिलेटेड होता है, ऐसा पता है। अच्छा, साउंड सर के वेव रिलेटेड की होता है। हाइट मतलब सर एम्पलीट्यूड मतलब सर मतलब एक्स एक्सिस पे Yes. लाइक पॉजिटिव हो सकता है और हाँ, नेगेटिव। यस कीर्तन, टेल मी। सर लॉन्गेस्ट वेव की, लॉन्गेस्ट मतलब वेव की हाइट जो लॉन्गेस्ट हो ना वो। जब भी कोई वेव प्रोपेगेट होता है, वैसे एम्पलीट्यूड कहाँ सुना हुआ है? यस एनीवन? कौन से चैप्टर? Oscillation. y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t कहा था ना हमने, तो a स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड था। तो देखिए एम्पलीट्यूड यानी क्या, तो याद करिए सिंपल पेंडुलम भी बताया था, तो कहा था मेन पोजीशन से कोई भी एक डायरेक्शन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो काव्य अभी से याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन ए इधर डायरेक्शंस। मतलब ये मेन पोजीशन से तो उसके ऊपर और उसके नीचे कोई भी डिस्टेंस हो उसको आप एम्पलीट्यूड कह सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन वी जस्ट टॉक विद ईच अदर, ओके, तो हम कभी कभार जो भी बात करते हैं वो हम सेम तरीके से बात नहीं करते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे अलग अलग एम्पलीट्यूड का यूज़ करते हैं। मतलब क्या, क्योंकि अभी जो मैंने बोला, मैंने ट्राई किया कि कैसा एम्पलीट्यूड रहे, सेम एम्पलीट्यूड रहे। मतलब ना तो मैंने कोई पॉज लेने का ट्राई किया, ना तो कभी ऊपर गया, ना तो कभी नीचे गया। ओके, तो एम्पलीट्यूड मीन्स सेम प्रोपेगेशन। ऐसा एक एग्जांपल देने का ट्राई किया था, इट्स नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड विद दैट, बट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडिया अबाउट देयर मीन पोजीशंस, उसके आजू बाजू होता रहना। टाइम पीरियड, हेतवी बताइए टाइम पीरियड का डेफिनेशंस, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। हितार्थ, कशीन, अपने वीडियोस ऑन रखिए भाई, एंड केवल्या। हेतवी, The हाँ time जी, during which an oscillation is completed. सही है थोड़ा बहुत। सर्वेश, क्या आप कंप्लीट बता सकते हैं क्या डेफिनेशन हो सकता है टाइम पीरियड का? हेत, ऑब्जेक्ट जो पोजीशन से स्टार्ट होता है अपने मेन पोजीशन वहां पे ही वापस आता है, तब यूनिट मींस टाइम exactly. पीरियड So हुआ वो। in terms of understanding it's perfectly fine, but if you want to say a little bit in a definition form, so time period यानी उसको आप ऐसा कह सकते हो time required, किसके लिए? to complete one oscillation. One oscillation means what? तो जो आपने कहा
जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से वापस आता है। ओके, तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ प्रॉपर वर्ड्स भी होने चाहिए। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। ओके, अगेन दिव्यांश फ्रीक्वेंसी बताइए आप। ओके, यश आप बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब? सर नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वेव्स की बजाय यस कीर्तन क्या वर्ड यूज करना पसंद करेंगे? Oscillations per unit. हाँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। कशिन आप बताएंगे फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? सर फ्रीक्वेंसी का यूनिट 1/t। 1/t तो दोस्त फॉर्मूला बना, t इज नॉट द एनी यूनिट। t का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट क्या? सेकंड्स। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट बना 1/second, Hertz. so that is called the second inverse as well as yes hertz. Okay, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए ताकि ये भी नया नहीं था। When I say angular frequency, तो खुशल आप बताएंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या हो सकता है? अगेन चैप्टर 14, स्नेह आप बताएंगे? यस ओमेगा। यस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा। तो ओमेगा का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो, ओमेगा इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? 2π/t। 2π/t बरोबर दोस्त, पर यहाँ पे 2π एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहना है ना, तो फॉर्मूला में तो f जोड़ दें। श्लोक समझ में आई बात? तो 2πf अगर मुझे इसको डिफाइन करना है ना तो मैं क्या कहूँगा पता है? इफ देयर इज अ फ्रीक्वेंसी इज अ मल्टीपल ऑफ ए 2π, दैट्स कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब भी कहीं पे वर्ड एंगुलर आए उस क्वांटिटी को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो आप? 2π के साथ मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो गया। जैसे कि अगर मुझे वेव नंबर क्या है वो पता चल जाएगा तो एंगुलर वेव नंबर पता चल जाएगा। कैसे और क्यों? तो कि वेव नंबर के साथ 2π मल्टीप्लाई कर दो तो अपना काम हो गया। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अच्छा, अब वेव नंबर वो अब इस चैप्टर का पॉइंट है, इसलिए उसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर देता हूँ। 1/λ उसको कहते हैं वेव नंबर। ओके, दैट्स अ डेफिनेशन, अभी आएगा आगे, पर उसका जनरल आइडिया बनेगा 1/λ, इट इज कॉल्ड एज ए वेव नंबर। तो दैट्स ग्रेट। तो यहाँ से कोई अपना दिमाग लगा कर बताएगा कि एंगुलर वेव नंबर के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? 2π/λ। 2π/1/λ। 2π/λ, 2π1 कहने की जरूरत नहीं है ताकि 1 तो मल्टीपल में होता ही है। तो 2π/λ दैट इज ए बेटर पॉइंट। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो ये बन गया एंगुलर वेव नंबर 2π/λ, दैट्स ग्रेट। वेव वेलोसिटी एंड वेव लेंथ, तो चलो पहले वेव लेंथ का जिक्र कर देते हैं। वेव लेंथ यानी क्या आइडिया देता होगा वो? इफ यू जस्ट स्प्लिट अ वर्ड, वेव लेंथ यानी क्या होता Sir, होगा? wave की length. वेव की लेंथ। एक वेव की है। सिंपल सी बात, वेव लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर। वेव लेंथ का भी यूनिट क्या बनेगा? Meter. अगर आपको एक वेव ड्रॉ करना हो तो क्या हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, राइट? Yes, sir. Yes. इज इट कॉल्ड एज अ वन कंप्लीट वेव, यस और नो? Yes. Yes, sir. और अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ पे छोड़ दूँ या यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ पे छोड़ दूँ तो इट इज कंसिडर्ड ए फुल वेव, No, sir. No. बरोबर? तो अब इसको ध्यान से सुनिए कि अगर मैं पूरा का पूरा वेव ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, तो ये ऐसा पूरा वेव बना। तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक की जो लेंथ है उसको वेव लेंथ कहते हैं। बट इफ आई टू डिफाइंड, तो मैं एक काम करता हूँ, क्रेस्ट टू क्रेस्ट। अब देखिएगा मज़ेदार बात, अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, 0 से बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर 0 मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे वापस आ गया, तो 1 2 3 4 पार्ट दिख रहा है। तो Yes. अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का कहूँ तो भी 4 पार्ट होंगे, देखिएगा 1 2 3 4।
तो क्या इसको भी पूरा एक वेव कहा जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. कहा Yes. जाएगा। अगर मैं कहता हूँ ट्रैप टू ट्रैप का डिस्टेंस, तो देखिएगा 1 2 3 4, तो ये भी चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा. चलेगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रैप दैट इज नोन एज वेवलेंथ? Yes, sir. Anyone Yes. remember what is the unit of wavelength? Sorry, symbol of wavelength? लैम्बडा। Lambda. ओके, अब बहुत सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ जिससे आपका वेव वेलोसिटी आइडेंटिफाई होगा। Who will tell me the definition of velocity? Distance Distance Displacement traveled traveled by per unit time. Time. and divided by time. अब ये किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम? Wave. वेव। wave. वेव की। तो वेव ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया यानी किसकी बात हुई? Lambda. Lambda. वेरी गुड, Lambda. वेरी गुड, काफी अच्छी बात है। तो चलो वेव वेलोसिटी का आधा पोर्शन आपने कंप्लीट किया, लैम्बडा। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, तो वेव लेंथ कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या नाम देते हैं? Time Time. period. टाइम पीरियड। वेरी गुड। और टाइम पीरियड का सिंबल क्या? T. टी। वेरी वेरी गुड। बट 1/t क्या होता है? Frequency. 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 क्या बात है। और वैसे वेलोसिटी का सिंबल हम क्या लेते हैं? मीटर V. पर सेकंड। V. नहीं, सिंबल सिंबल वेलोसिटी V. का सिंबल V. v। तो बस यहाँ से हमारे पास बहुत ही काम का फॉर्मूला रेडी हो गया। v इज इक्वल टू क्या बन गया? f लैम्बडा। ओके, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, जो बन जाता है वेव वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे एक जो पॉइंट मैंने बताया था, वेव नंबर दैट इज 1 बाय लैम्बडा, पर एंगुलर वेव नंबर यानी क्या कहा था आपने? 2 पाई बाय 2 लैम्बडा pi कहा 1 था by ना? lambda. हाँ sir. इसका अपना सिंबल है k। क्या है इसका सिंबल? K. इस चैप्टर से पहले के कहाँ कहाँ पे आपने सिंबल लिया हुआ था? Spring constant. Spring constant. कांस्टेंट और Proportionality constant. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के बी ऐसा भी एक आया था शायद, केमिस्ट्री में आया हो। Kinetic theorem. हाँ sir. काइनेटिक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, वैसे ये काफ़ी सारी जगह पे आता है, पर चैप्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा दिमाग लगाने का कि हमने यहाँ पे कौन सा के यूज़ किया हुआ है। ओके, आई थिंक मैंने एक लेक्चर में आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, स्नेह, उसका सरनेम शाह है। अगर वो कहता है कि मेरे अंकल का नाम अमित शाह है, तो क्या उसके मामा मतलब वो हुए? वो नहीं मतलब sir. कौन? Home Minister. Home minister. हाँ, हो सकते हैं, बट जनरली हमारा ऐसा आइडिया क्लियर हो सकता है कि नाम अमित शाह हो जाने से वो हर कोई अमित शाह होम मिनिस्टर होता नहीं है. नहीं है। वैसे अमित इज अ लिटिल बिट कॉमन नेम, ओके, इन गुजराती। तो अमित शाह, शाह इज ऑल्सो अ गुड सरनेम, काफ़ी सारे लोगों का होता है। तो हर कोई अमित शाह क्या नहीं होता बहुत है. सारे, हाँ एग्जैक्टली। तो वही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कि हर के एंगुलर वेव नंबर नहीं होता, हर के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं होता, हर के स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होता है। तो जो भी चैप्टर हो उसके अकॉर्डिंग समझने का ट्राई करने का। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes sir. ऐसा ही एक एग्जांपल मैंने लास्ट चैप्टर में भी दिया था कि अगर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वी करता हूँ तो उस वी का मतलब मास Density. अपॉन Volume. वॉल्यूम। मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वी, तो वहां पे वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे वी किसको रिप्रेजेंट करता है? Velocity को. तो हम ऐसा नहीं कहते ना कि वी आया मतलब वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम होना चाहिए। नो, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि काफ़ी ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं ना, वो इन छोटी छोटी बातों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि हाय हाय ये नहीं आता है। सो जस्ट रिलैक्स। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमने सभी के डेफिनेशंस को थोड़ा थोड़ा समझने का ट्राई किया। फिर से काफ़ी लोगों की वीडियोस बंद है, सो वीडियो ऑन रखो तो लेक्चर में रहो, वीडियो ऑन नहीं हो सकते तो प्लीज़ यू कैन अटेंड द लेक्चर थ्रू यूट्यूब। Amplitude, it is the maximum displacement
from the mean position. Time period, that's the time required to complete one oscillations, one vibrations, to and fro motion, कुछ भी कह सकते हैं. Then after frequency, that frequency of a wave is the number of waves produced by per unit time, मतलब number of oscillations in 1 second. तो जो बेसिक डेफिनेशन आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं. आर्यन अभी भी आपका वीडियो बंद है मेरे भाई. ओके. देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी, उसका यूनिट सेकंड इनवर्स या तो हर्ट्ज हम कह सकते हैं. ठीक है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो जैसा मैंने कहा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विथ टाइम, इट्स कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज कर दिया, फेज चेंजेस विद द टाइम. अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत मजेदार बात है. फेज वर्ड हमने पढ़ा था 14 चैप्टर में. Yes, sir. Yes, sir. फेज यानी सिचुएशन ऑफ एनी पार्टिकल. अब ध्यान से इस बात को समझा रहा हूँ, देखिएगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये आता ही है. ओके. अब मान लो इसके साथ मैंने एक वेव यहाँ से स्टार्ट किया, तो ब्लू और रेड में कितना फेज डिफरेंस है? T/4. T/4, वेरी गुड. पर उसको हमें रेडियन के टर्म में कहना होता है. तो ब्लू 0 से लेकर मैक्सिमम पे पहुंचा, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैक्सिमम वाली पोजीशन से स्टार्ट हुआ रेड? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे 0, ये वाली पोजीशंस को हम π/2 कहते हैं, ये वाली पोजीशंस को हम पाई कहते हैं, ये वाली पोजीशंस को हम 3π/2 कहते हैं, और जहाँ पे खत्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? 2π. पता होगा ना ये सब तो. Yes, sir. Yes. Yes. sir. तो क्या रेड मैक्सिमम वाली पोजीशन से स्टार्ट हुआ? मतलब रेड डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट हुआ? Pi/2. Pi/2. तो हम ऐसा समझेंगे ब्लू वाले से रेड वाला π/2 जितना आगे है. अंडरस्टैंड? Yes, sir. या तो Yes. ऐसा कहेंगे कि ब्लू वाला रेड वाले से π/2 जितना पीछे. पीछे है. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कहूँ, आप लोगों का बर्थ ईयर कौन सा है भाई? 2004. ओके, चलो अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं आपसे 21 साल बड़ा हूँ. ओके, तो मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ. तो जब आप आपके कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो आप कैसी बात करोगे? हम आपसे 21 साल छोटा. छोटे. मतलब क्या? तो कि जब आपका जर्नी इस यूनिवर्स पे स्टार्ट हुआ, उससे 21 साल पहले मेरा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो चुका था. Suppose if I just try to give an example that something has happened in the 1998, तो क्या वो आपको पता होगा? नहीं सर. नहीं. Suppose if I talking about something that happened in the 2000, पता होगा? No, sir. अब आपने कहा 2004 and something is happened in the 2004 जनवरी, तो हो सकता है, पर क्या वो भी आपको पता होगा? No, sir. नहीं. ताकि 2004, 5 और 6 वो तो ऐसे 3 साल थे जहाँ पे हमें कुछ भी याद हो तो वो तो पापा मम्मी बताते वही याद होता है, अपने को कहाँ थोड़ी ना कुछ याद होता है. ओके. तो उसका मतलब ये कि मैं आपसे 21 साल पहले आया, तो उसका मतलब ये कि आप मुझसे 21 साल बाद में आए, तो वो जो गैप है ना, वो गैप कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा. आने वाले 10 साल के बाद मैं आपसे कितना बड़ा रहूंगा? 21 साल. 21 साल. और आने वाले 20 साल के बाद 21 साल. उसमें कोई कम ज्यादा होगा? No, sir. नहीं. दैट विल बी द फिक्स्ड. ओके. मतलब ये कि यहाँ पे भी ये वेव ने स्टार्ट अपना कर दिया हुआ है, तो ये आगे आगे बढ़ता रहेगा. अब उसी के जैसा मैं यहाँ पे एक और वेव ड्रॉप करूँ यहीं से, पर उस वेव को मैं ऐसा ले लूँ, तो कैसा लग रहा है? ब्लू और ब्लैक एक दूसरे के ऑपोजिट है. Yes. तो ब्लू जब यहाँ पे पहुंचा, मतलब ये वाला कौन सा पोजीशन होता है? पाई वाला. ठीक है. तो जब ब्लू अपना 0 से मैक्सिमम से वापस 0 आता है, तब ब्लैक ने अपना पोजीशन स्टार्ट किया. तो ब्लू और ब्लैक में कितना फेज डिफरेंस काउंट होगा? Pi. रेड और ब्लैक में कितना फेज डिफरेंस काउंट होगा? π/2. ताकि देखो, रेड मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम के बाद कहाँ आता था? 0 पे आता था ना. तो जब Yes. मैक्सिमम से 0 आता था, उसी पॉइंट से ब्लैक ने अपना जस्ट स्टार्टिंग लिया. अब हो सकता है आप आपके घर में बड़े भाई या बहन हो सकता है ना ऐसा. अगर वो आपसे 2 साल छोटे हैं, तो वो मुझसे कितने छोटे हुए?
23. 23 years. अगर वो आपका भाई या बहन आपसे 3 साल छोटा होता तो 24. 24. अगर वो 5 साल छोटा होता तो आपसे 26. तो मतलब आप क्या कर रहे हो तो कि आपका और मेरा फेस डिफरेंस तो फिक्स हो गया ना। अब मैं Yes, जो sir. भी बोल रहा था आप 21 में ही तो ऐड कर रहे थे, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे तीनों के तीनों भी मैंने एक ही टाइम लाइन से स्टार्ट किए। जब ब्लू जस्ट 0 पे था तो रेड अपने मैक्सिमम वाली पोजीशन पे था। जब ब्लू जस्ट स्टार्ट कर रहा था तो ऐसा समझा जाता है कि ब्लैक अपना ये वाला हाफ पोर्शन खत्म करके आया होगा। ओके, तब उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो रेड ने भी क्या किया होगा तो कि रेड भी अपना ये वाला पोर्शन कहीं पे चालू करके आया होगा। तो यहाँ पे समझा जाता है ब्लू और ब्लैक में पाई जितना फेस डिफरेंस। ब्लू बेचारा अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है तो ब्लैक ऑलरेडी अपना हाफ सर्कल कंप्लीट कर चुका है. अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. sir. ओके, सो दैट्स ग्रेट। ओके, तो उसको हम कहते हैं फेज। तो यहाँ पे अगर पूरा एक वेव, इट इज समथिंग लाइक दैट कि एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब मान लो दूसरा एक वेव, मतलब रेड तो चल ही रहा है हाँ, पर दूसरा वेव यहाँ से स्टार्ट हो तो रेड और ब्लैक में कितना फेस डिफरेंस काउंट होगा? ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 2 3 pi. π/2। 2 pi. हाँ, तो रेड तो अपना काम आगे बढ़ा ही रहा है, पर रेड ने जैसे अपना एक साइकिल कंप्लीट किया तब ब्लैक भी उसके साथ साथ चालू हो गया। ओके, तो उसका मतलब ये है कि रेड और ब्लैक में 2 पाई जितना फेज डिफरेंस होगा। सो 2 पाई t भी कह सकते हैं, फेज चेंज इन द टाइम t। एंड एक टाइम पीरियड t के अंदर कितना पाई होता है सर, कितना रेडियन होता है? 2 पाई जितना होता है। समझ में आ रही कुछ बातें? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दैट्स ग्रेट। अब आपको वेव नंबर के बारे में मैंने बता दिया, दैट इज कॉल्ड 1 लैम्बडा। के बता दिया एंगुलर वेव नंबर या तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट, पर ज़्यादातर किस्सों में हम उसको वेव नंबर ही कहेंगे। क्लियर? एंड देन आफ्टर वेव वेलोसिटी का भी मैंने आइडिया दे दिया। ओके, जिसको हमने v कहा, पर मैंने आपको उसको फॉर्मूला कैसे आएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। क्लियर? v इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. आएगा यहाँ तक समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं नोट्स आपको सेंड करूँगा, यहाँ तक सब कुछ आप लोग देखिएगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं।